हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर हिमांशु माथुर। प्लेटफॉर्म इज़ बुक फॉर लाइफ। और आज हम बात करने वाला एक बहुत ही नॉवल्टी अलग सी बुक की, विच इज़ फ्रॉम साइंस फिक्शन जॉनरे, एंड दैट बुक इज़ द लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस बाय अर्सुला के ले गुइन। इसके बारे में बात करने के पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा बिकॉज हार्ट लैम्प बाय बानू मुश्ताक, जो कि ट्रांसलेट किया गया है एक इंडियन ऑथर के द्वारा ही, दीपा बस्ती के द्वारा, and it has gone on to win the International Booker Prize. So this is a matter of huge pride for all the Indians, for all the readers. और मैंने ये भी फिनिश कर ली है। ये शॉर्ट स्टोरीज की बुक है। इसके बारे में आई थिंक आई मेक अ न्यू वीडियो नेक्स्ट वन, विच इज गोइंग टू बी नेक्स्ट वन। बट हम इस बुक की बात करेंगे। नॉर्मली आई डोंट रीड साइंस फिक्शन, बहुत टाइम हो भी गया साइंस फिक्शन पढ़े हुए। कॉलेज में था जब पढ़ता था ज़्यादा, उसके बाद थोड़ी बोरियत से होने लग गई। एक जैसे थीम्स लगते थे मेरे को। बट लेटली आई केम टू नो कि अर्सुला ले गुइन की जो बुक्स हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट। और ये जो बुक है लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस, इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 100 साइंस फिक्शन बुक्स एवर। ये एक SF मास्टर वर्क, साइंस फिक्शन मास्टर वर्क्स एक सीरीज है जिसमें टॉप 100 साइंस फिक्शन बुक्स को रीप्रिंट किया गया है। इट इज़ वन ऑफ देम। एंड ऐसा भी माना जाता है कि अगर टॉप 10-15 एवर साइंस फिक्शन की बुक्स आएंगी तो उसमें लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस का जिक्र ज़रूर आएगा। अर्सुला के ले गुइन बहुत फेमस साइंस फिक्शन राइटर हैं। उनके फादर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिसका असर उनकी राइटिंग पे भी पड़ा है। और इस बुक को काफ़ी सारे थीम्स है जो हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए भी जाना जाता है अपार्ट फ्रॉम साइंस फिक्शन। रादर मैं तो ये कहूँगा कि ये बुक लगती नहीं है साइंस फिक्शन जैसे। दैट्स व्हाई इट हैज़ अट्रैक्टेड मी। आई हैव रेड इट, बट इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ऑथर आपको हजारों साल बाद के इन्वेंशंस, उस समय वर्ल्ड में क्या नई चीज़ें आ गई, उससे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं। ये एक नॉर्मल कहानी लगती है कि ओके, दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस इज़ द न्यू वर्ल्ड। ये किसी को पता नहीं कि कब लिखी गई है, बट ऐसा माना जाता है कि दिस इज बीन रिटन इन माइंड 2000 ईयर्स फ्रॉम नाउ। लेकिन जब आप बुक पढ़ेंगे तो लगेगा कोई ट्रेडिशनल अर्थ की बुक ही है। इसकी कैरेक्टर्स, इसकी स्टोरी बिल्कुल भी साइंस फिक्शन में रिजाइड नहीं करती, उसके एलिमेंट जरूर हैं। दैट्स व्हाई दैट दिस बुक हैज़ अट्रैक्टेड मी। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि शायद ये आगे से आज से 2000 साल बाद की कहानी है। व्हेन ह्यूमंस हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड फ्रॉम अर्थ पे भी रहते हैं, उसको टेरा कहा जाता है। और ऐसे 83 वर्ल्ड्स हैं जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं और उनकी एक एक कॉन्फेडरेशन, इसको एक्यूमेन कहा जाता है। एंड देयर इज वन प्लैनेट जिसका नाम गैथन है, और ह्यूमंस उसको विंटर कहते हैं क्योंकि वहाँ पे पेरिनेली आइस रहती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा वो प्लैनेट है। और वहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ पे, दे हैव अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम कोल्ड। उन्होंने काफ़ी डिस्कवरीज कर ली हैं, अडेप्ट हो गए उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे विंटर्स रहती है, पूरे समय आइस है। लेकिन अभी तक उन्होंने इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल वो डिस्कवर नहीं किया है। सो दे डोंट नो कि और भी लाइफ फॉर्म्स हैं, दूसरे प्लैनेट्स हैं। दे कैन गेस बट दे हैव नेवर ट्राइड टू कम्युनिकेट विद एनीवन। और वहाँ पे 2 मेन कंट्रीज हैं, कारिदे और ओरोगेरिन। ये हमारा जो हीरो है उसका नाम है जेनली AI। जेनली AI एक्यूमेन जो है, जो ह्यूमंस की कॉन्फेडरेशन है, उनका एनवॉय है। फर्स्ट मोबाइल बोलते हैं, मतलब वो एक दूत है जो ह्यूमैनिटी भेजती है विंटर या गैथन जो प्लेनेट है उस पे, उनको बताने के लिए कि ऐसे ह्यूमंस की कॉन्फेडरेशन है और वो सब मिलके प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो पीसफुल है, आप प्लीज उसको ज्वाइन कर रही है। सो ही इज द फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन टू दैट प्लेनेट फ्रॉम अ स्टारशिप, जो ऊपर एक उस प्लेनेट के ऊपर ऑर्बिट में रहती है। द पीपल डाउन बिलो डोंट नो कि ऐसा कुछ है। अब खास बात क्या है गैथिन की या विंटर की? पहली बात मैं बताता हूँ कि उर्सुला ले गुइन एकदम भी ऐसे ट्राई नहीं करती हैं कि हम जैसी नॉवल स्टार्ट हो पहले से ही आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करें कि ये सदी चल रही है, ये ह्यूमस यहाँ हो चुका है या यहाँ पे लाइफ फॉर्म है। 20-25 पेज तक तो यही पता नहीं चलता है कि इस प्लेनेट का नाम गैथिन है, क्योंकि विंटर आता रहता है जो ह्यूमंस कहते हैं। सो दिस अ वेरी लेड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ बुक, स्पेशली फॉर अ साइंस फिक्शन जॉनरे। और एक और बहुत बड़ी खासियत है वहाँ के लोगों की, विंटर की जो रहते हैं वो एंड्रोगाइनस हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों हैं वहाँ के लोग। उनमें क्या है, दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस वर्ल्ड की, और ये मेरे को बहुत अच्छी भी लगी। सो दे आर एंड्रोगाइनस नॉर्मली। 24-25 दिन वो एंड्रोगाइनस फॉर्म में रहते हैं। महीने में 3-4 दिन जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है वैसा आता है, जिसको कैमर कहा गया है इस बुक के अंदर।
और उसके अंदर दे कैन आइदर बिकम मेल और फीमेल, यानी हर इंसान मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और हर इंसान वहां पे कभी ना कभी फादर भी बनता है, मदर भी बनता है। ये एक ऐसा वर्ल्ड अर्सला ले गुइन ने इमेजिन किया है जहाँ पे जेंडर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो बात हट गई है उनकी लाइफ से, बिकॉज हर इंसान कभी फीमेल भी होता है, कभी मेल भी होता है, कभी मदर भी होता है, कभी फादर भी होता है। और इसमें जो किंग है, ये जो जेनली एआई जो हमारा हीरो है, वो कारिदे जो नेशन है वहां जाता है, और वहां के किंग भी एक बार प्रेग्नेंट हो जाता है। तो एक बहुत फेमस लाइन है लिटरेचर की, किंग इज प्रेग्नेंट। और ऐसा भी है कि जो किंग जब मदर बनेगा, उनका जो बच्चा होगा वही लीगल हेयर होगा। मतलब वो इतना इंपॉर्टेंस इस बात को देते हैं कि आप फादर भी हो सकते हो, पर वो आपके हेयर नहीं होंगे, जो आप मदर बन के रिप्रोड्यूस करेंगे वही आपके लीगल हेयर होंगे। अभी इस सोसाइटी में ना कोई मेल है ना फीमेल है, तो वहां पे जो हमारे अर्थ में मेल फीमेल जो टेंशन चलता रहता है, मैस्कुलिनिटी का जो टेंशन चलता है, वो है ही नहीं। देयर इज वेरी लेस क्राइम। ऐसा नहीं है कि वहां पे पॉलिटिक्स नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। दो कंट्रीज जो है आपस में थोड़ा उनको बॉर्डर इश्यूज भी चल रहा है, बट मेजर क्राइम नहीं है, मेजर वॉर्स नहीं होती हैं उनके लिए। सेक्सुअलिटी या जेंडर कोई बात है ही नहीं, और ये हमारे हीरो को हजम नहीं होती बात। व्हेन ही रीचेस देयर, हिज मैस्कुलिनिटी, हिज मेल ईगो इज हर्ट, क्योंकि वहां पे कोई इस बात ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आपको किसी को इंप्रेस करना है, मैस्कुलिनिटी, लीडरशिप, ऐसा कुछ है ही नहीं। वहां पे एक अलग चीज चलती है जिसको शिव ग्रेथर कहा गया है इसके अंदर। सो ये सोसाइटी मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन है, तो वहां पे अग्रेशन तो नहीं है, लेकिन शायद जो फेमिनाइन बातें होती है कि डायरेक्ट नहीं कहा जाता है, आप समझिए क्या कहना चाहते हैं हम। प्राइड, ऑनर, पोलाइटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी सोसाइटी में, मैटर करती हैं, पर वो डायरेक्टली कभी कम्युनिकेट नहीं करते। ये सामने वाले को समझना है और सामने वाले के ऑनर को, प्राइड को, ईगो को हर्ट नहीं करना है। सो दिस गाय जेनली एआई कैन नॉट एक्चुअली अपने आप को वहां पे बहुत ही आइसोलेटेड फील करता है, बिकॉज ही थिंक्स कि उसको लोग परवर्ड समझते हैं गैथिन के, क्योंकि वो एक मेल है और उनके हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता, मेल और फीमेल अलग नहीं हो सकते हैं। अब उसका मिशन क्या है कि कैरिदे के किंग को कन्विंस करे कि आप एक्यूमेन जो ह्यूमैनिटी का एक फैन कॉन्फेडरेशन, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल आउट देयर, एलियंस हैं हम लोग। लेकिन ये बात लोगों को बहुत शॉक करती है, विंटर या गैथिन के लोगों को, और इसका मेल होना भी उनको शॉक करता है। सिर्फ एक इंसान है जो उसका सेकंड प्रिंसिपल कैरेक्टर है, एस्ट्रावन, जो कि प्राइम मिनिस्टर है उस नेशन का, कैरिदे का। वो उसको सपोर्ट करता है जेनली एआई को, हमारे हीरो को। बट जेनली एआई को उसकी बातें समझ नहीं आती, क्योंकि वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहता है, वो घुमा फिरा के बातें करता है। एंड ही एक्चुअली इज अ रियल बिलीवर कि एस्ट्रावन जेनली एआई को बिलीव करता है कि ये वाकई एलियन है, हमको ज्वाइन होना चाहिए एक्यूमेन के अंदर। बट किंग को जो है उस कंट्री के बहुत फियर है कि अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो ये लोग आके मेरा किंगडम ले लेंगे। दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं, लोगों को इस बात का डर है कि अगर एलियंस आ गए तो पता नहीं क्या होगा। सो किंग जेनली एआई को 2 साल तो मिलता ही नहीं है, जब मिलता है तो मना कर देता है। और ऐसा वहां पे पॉलिटिकल अपहीवल भी चल रहा है उस समय कि जो एस्ट्रावन जो प्राइम मिनिस्टर है, उसका एक अपोनेंट है जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, वो ऐसा कॉन्स्पिरेसी करता है कि एस्ट्रावन को किंग एग्जाइल कर देता है। जो एक ही इंसान था जेनली एआई की बात सुनता था उस कंट्री में, उसको भी एग्जाइल कर दिया जाता है। और किंग भी जेनली एआई को मना कर देता है कि मैं को इस कॉन्फेडरेशन में नहीं ज्वाइन होना है। अब जेनली एआई दूसरी कंट्री जो ओरोग्रेन करके एक और दूसरी कंट्री है, वो एक थोड़ा सा डिक्टेटर टाइप की कंट्री है जहाँ पे सीक्रेट पुलिस का काफी फियर है। वहां पे जाता है कि अगर ये कंट्री वाले मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं दूसरी कंट्री में जाके उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि आप एक्यूमन में ज्वाइन हुई है। वो कंट्री पहले तो ओपन आर्म्स से उसको वेलकम करती है, लेकिन अंदर ही अंदर इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड कि वो एक वर्ल्ड पूल में फंसता जा रहा है। कुछ मिनिस्टर्स के सपोर्ट में है सीमिंगली, कुछ एकदम अपोजिशन में है, और बाकी लोग देख रहे हैं कि वेयर द विंड इज ब्लोइंग, कि किधर हवा बह रही है। और अल्टीमेटली थोड़े दिन तक तो जेनली एआई को बहुत वेलकम किया जाता है, बट एक दिन सडनली उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और एक प्रिजन कैंप में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इस बीच क्या होता है कि जो एस्ट्रावन जो प्राइम मिनिस्टर था कैरिदे नेशन का, वो एग्जाइल से इसी कंट्री में आया हुआ है, ओरेगन में, और वो जाके जेनली एआई को चुपके से बचाता है। फिर उनका एक 60-70 पेजेस का एक बहुत बड़ी जर्नी है, जो आइस शीट से, नियर इम्पॉसिबल आइस शीट से ये दोनों ट्रेवल करते हैं स्कीइंग के ऊपर, कैसे वो बचते हैं, बहुत ही खूबसूरत लिखा गया है। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है।
जनरली एआई जो है वो क्योंकि बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन से आया है, ही कैन स्पीक माइंड स्पीक, यानी माइंड से ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो, जो गैथिन के लोगों को नहीं आता है उनको। उसको अस्त्रावन को जब ये लोग ट्रेवल करते हैं 70 दिन तक आइस शीट के ऊपर नियर इम्पॉसिबल कंडीशन में, वो उसको सिखाता है और इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, फ्रेंडशिप भी हो जाती है, इवन सम सॉर्ट ऑफ लव जनरली आई को फील होने लग जाता है एस्त्रावन के लिए। अब आपको ये रिमेंबर करना है, इसका एक बुक का क्रिटिसिज्म ये है कि होमोफोबिक बताया गया है कि 2 मेल्स, पर वो मेल नहीं है एस्त्रावन, वो एंड्रोगाइनस पर्सन है जो फीमेल में भी कन्वर्ट हो सकता है जब समय आता है। तो ये एक इस बुक का क्रिटिसिज्म था। दिस बुक वॉज फार अहेड ऑफ इट्स टाइम, 1969 में पब्लिश हुई थी। इसको फेमिनिस्ट साइंस फिक्शन कहा जाता है क्योंकि वो उसने अर्सला ले गुइन ने ऐसी सोसाइटी के बारे में लिखा है जहाँ पे मेल फीमेल का कंसेप्ट ही नहीं है, उसको लेके कोई टेंशन नहीं है, वो सोसाइटी में उसको कोई लेना देना नहीं है उस बात से। एंड शी थिंक्स कि ऐसा ही होना चाहिए हमारे जमाने में भी, कि क्या फर्क पड़ता है कोई मेल है फीमेल है, बोथ आर इक्वल, विच वी नाउ नो। एंड अभी फीमेल्स बहुत प्रोग्रेस कर रही हैं एंड दे शुड। लेकिन 69 में ये बहुत नई बात थी तो काफी लोग इससे हर्ट भी हुए थे, बट ग्रेजुअली इट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ कल्ट क्लासिक। अल्टीमेटली क्या होता है कि मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, लेकिन अस्त्रावन उसकी मदद करता है जनरली एआई को, और ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं कैरिदे में कि किंग भी टॉपल हो जाता है, नई गवर्नमेंट आ जाती है, अल्टीमेटली जनरली एआई अपने जो उसके साथी स्टारशिप में बाहर ऑर्बिट कर रहे हैं उनको नीचे बुला लेता है, दूसरी कंट्री भी मिल जाती है, अल्टीमेटली सक्सेसफुल इन हिज मिशन। बट वो काफी कुछ खोता भी है। वो क्या खोता है, क्या समझता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। बट दिस बुक हैज बीन ब्यूटिफुली रिटन। इसके जो थीम्स हैं, एक तो मैंने पहले ही आपको बोला कि जेंडर इक्वलिटी बहुत मेजर थीम है, जो कि ऐसा होना चाहिए, हमारी सोसाइटी में भी ऐसा होना चाहिए, जो हो भी रहा है काफी हद तक। एक थीम इसमें बिट्रेयल और लॉयल्टी का है। जनरली आई को पहले समझ में नहीं आता कि अस्त्रावन मेरा दोस्त है, ये लॉयल है, ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि कौन मेरा दोस्त है कौन दुश्मन है, उसमें वो गलती करता है। अल्टीमेटली जब वो अस्त्रावन उसको बचाता है, वो लोग बहुत बड़ी जर्नी करते हैं, देन यू अंडरस्टैंड कि गैथिन के पीपल एक्चुअली क्या है, इंसान कैसे होते हैं, फ्रेंडशिप क्या होती है, लॉयल्टी क्या होती है। अस्त्रावन और जनरली आई को इस बुक में कई बार बिट्रेयल भी मिलता है ऐसे लोगों से जो जिनको अपना करीब समझते थे। सो लॉयल्टी एंड बिट्रेयल एक बहुत बड़ा थीम इसके अंदर है, जेंडर इक्वलिटी बहुत बड़ा थीम इसके अंदर है। और मैंने आपको ये बोला कि ये साइंस फिक्शन लगती ही नहीं है, मीन दिस बुक सीम्स कि ये हमारी सोसाइटी में भी लिखा गया है। ठीक है, वो वर्ल्ड 2000 साल पहले आगे जा चुका है, एलियंस हैं, सब कुछ है, वहां के एंड्रोगाइनस लोग हैं, बट कहानी इस तरह से लिखी गई कि यू आर ड्रॉन इनटू इट लाइक एनी अदर नॉवल, लाइक एनी अदर फिक्शन, लाइक एनी अदर स्टोरी। सो यू आर इमर्स्ड इन द स्टोरी, यू कैन फील जनरली एआई जो हमारा प्रोटेगोनिस्ट है उसकी जो स्ट्रगल है लोगों से कम्युनिकेट करने की, उसकी मैस्कुलिनिटी उसके बीच में आ रही है उन लोगों के अंदर। और जो दूसरे जो अस्त्रावन के भी जो थिंकिंग है, एक्चुअली दिस बुक हैज बीन रिटन बाय इन 3 पर्सन वॉइस। एक फर्स्ट पर्सन वॉइस जनरली एआई की है, एक अस्त्रावन की है कि वो क्या सोच रहा है, और एक कुछ जर्नल के रूप में है कि आज हमने यहाँ इनसे कम्युनिकेट किया, ये पाया। उन जर्नल के थ्रू हमको गैथिन और उनके लोगों के बारे में काफी कुछ पता चलता है, जो नॉर्मल स्टोरी से अलग। बीच बीच में एक दो जर्नल आते रहते हैं। प्रिज्यूमेबली जनरली एआई इज रिटन इज राइटिंग ऑल दीज जर्नल्स की उसने वहां पे इस सिविलाइजेशन में जाके लोगों को, ज्योग्राफी को, पॉलिटिक्स को क्या पाया, पर उसके जरिए हमको वहां के लोगों के बारे में, वहां की ज्योग्राफी के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनकी सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है उनके बारे में काफी कुछ पता चलता है। सो आई वुड से कि ये बुक हर किसी को पसंद आएगी। साइंस फिक्शन लवर्स को तो पसंद आएगी ही आएगी क्योंकि इसमें एलिमेंट्स डेफिनेटली हैं। इट्स अ साइंस फिक्शन बुक आफ्टर ऑल, बट ये लिटरेरी जॉनरे, लिटरेरी फिक्शन के जॉनरे लोगों को भी पसंद आएगी। ऑल दोज हु लव अ गुड स्टोरी राइटिंग विद सम एलिमेंट्स ऑफ साइंस फिक्शन, उनको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। साइंस फिक्शन मास्टर वर्क है ये, अर्सला के ले गुइन की लिखी हुई द लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस। लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस भी इसलिए कहा गया है कि इसमें लेफ्ट और राइट हैंड, ह्यूमैनिटी के मेल और फीमेल लेफ्ट और राइट है, सब वो बोला गया है। गुड एंड इवल भी लेफ्ट और राइट है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दे कंप्लीट ईच अदर। ये ऐसा एक इसमें पोयम आती है जिसके अंदर लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस कहा गया है। सो उसके ऊपर लिखा गया है। आई थिंक अ फैंटास्टिक बुक, अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बुक। आप डेफिनेटली इसको पढ़िए, हाईली रिकमेंडेड। बाय।